तो मूवी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। माइक नाम का एक बंदा होता है जो कि एक अंडरकवर एजेंट बनकर यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए काम करता है, जहां माइक आज फाइट करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। माइक के काफ़ी सारे दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ लोग माइक के अच्छे फाइटिंग स्किल से जलते थे। प्रैक्टिस खत्म करके माइक घर पहुंचता है, जहां माइक की एक वाइफ और एक बच्चा है। माइक की वाइफ माइक को कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए कहती है। माइक कहता है मुश्किल है, लेकिन ली कहती है वो प्रेसिडेंट से बात कर लेगी उसके छुट्टी के लिए। अगले दिन माइक अपना मेडिकल चेकअप करवाने डॉक्टर के पास जाता है, जहां से माइक को मालूम पड़ता है कि उसके स्पाइनल कॉर्ड पे सीरियस इंजरी है और उसे सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं, जहां मीडिया वाले प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि रसिया अपनी आर्मी को बॉर्डर से आगे लगातार बढ़ा रही है और हमारी गवर्नमेंट प्राइवेट आर्मी का यूज कर रही है रसिया को रोकने के लिए। इस बात पे कितनी सच्चाई है? प्रेसिडेंट ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है और वहाँ से सीधा ऑफिस जाकर सभी लोगों से पूछते हैं कि हमारी खुफिया जानकारी पब्लिक पे लीक कैसे हो गई। चीफ कहता है कि देश के लिए लड़ना और पैसों के लिए लड़ना दोनों पे जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। दूसरी तरफ माइक अपने सबसे करीबी दोस्त वेड के साथ फैमिली डिनर कर रहा होता है, जहां वेड ली को माइक के बचपन के बारे में बता रहा होता है कि माइक क्लास बंक मारकर मूवी देखने जाया करता था। अगले दिन प्रेसिडेंट फिशिंग करने के लिए एक नदी किनारे जाते हैं और प्रेसिडेंट होने के कारण उस एरिया की सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया होता है, जिसे माइक लीड कर रहा होता है। माइक की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो प्रेसिडेंट माइक को रेस्ट करने के लिए कहता है। माइक अपने जगह दूसरे आदमी को रखवा देता है। तभी अचानक से वहाँ बॉम्बर ड्रोन आ जाते हैं, जो सारे सिक्योरिटी गार्ड को एक एक करके मारने लगता है। ड्रोन जब माइक के पास जाती है तो ड्रोन उसे नहीं मारती है। वो प्रेसिडेंट के ऊपर बॉम्ब गिराते उससे पहले प्रेसिडेंट पानी पे कूद जाते हैं। माइक प्रेसिडेंट को वहां से निकालता है। दूसरी तरफ पूरे शहर पे खबर आग की तरफ फैल जाती है कि प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हुआ है। दूसरी तरफ डॉक्टर बताते हैं कि प्रेसिडेंट की दिमाग पे गहरी चोट लगी है और वो अभी कोमा पे है। नेशनल पार्टी पे बहस चल रही होती है कि फिलहाल प्रेसिडेंट की कुर्सी कौन संभालेगा। सारे लोग मिलकर वाइस प्रेसिडेंट मार्टिन जेम्स को ट्रम्बल की जगह प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। दूसरी तरफ FBI की पूरी टीम हमले वाली जगह पे पहुंच जाती है, जहां कुछ देर पहले उन्हें ड्रोन लॉन्चर की गाड़ी मिलती है। दूसरी तरफ माइक की जब आंख खुलती है तो वो खुद को हथकड़ी से बंधा हुआ पाता है। तभी वहाँ FBI एजेंट हेलन थॉमस आकर माइक से पूछती है कि तुम्हारे टीम पे सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम कैसे जिंदा बच गए। माइक को समझ पे आ जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ माइक की वाइफ ली को माइक से मिलने नहीं दिया जाता है और वो माइक की वाइफ से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा हस्बैंड का कोई बाहर के कंट्री से कनेक्शन है। ली कहती है माइक एक ईमानदार आदमी है, वो ऐसे वैसे हरकत नहीं कर सकता। दूसरी तरफ FBI माइक से कहती है कि हमें अनजान जगह के ड्रोन लॉन्चर से तुम्हारा DNA मिला है और तुम्हारे घर से कुछ ड्रोन के सामान भी। माइक कहता है उसे फंसाया जा रहा है। हेलन पूछती है फिर मॉस्को के बैंक से $10 मिलियन तुम्हारे अकाउंट पे कैसे आ गए। FBI कहती है तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। पुलिस माइक को वैन पे बैठाकर जेल ले जा रही होती है। तभी बीच रास्ते पे पुलिस की सारी वैन अचानक से बंद हो जाती है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी काम नहीं कर रहा होता है। तभी माइक के आगे पीछे दोनों गाड़ियों को उड़ा दिया जाता है। सामने एक ब्लैक कलर की वैन आकर रुकती है और वैन से 5-6 लोग बाहर निकलकर सारे ऑफिसर को मारकर माइक को अपनी गाड़ी पर बैठाकर वहां से भागने लगते हैं। रास्ते पे माइक सभी किडनैपर को ऊपर हमला करके सबको मार देता है। माइक जब सभी लोगों को मास्क उतार के देखता है तो उसे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों को जानता था। माइक को समझ पे आ जाता है कि यह सब के पीछे जरूर वेड का ही हाथ होगा। दूसरी तरफ पूरे मीडिया पे खबर फैल जाती है कि माइक भाग गया है और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ वेड को मालूम पड़ गया है कि माइक ने उसके आदमियों को मार दिया है और वो अब भाग गया है। तभी वेड को उसके बॉस का कॉल आता है कि माइक की जितनी जल्दी हो सके उसे मार दो और प्रेसिडेंट कोमा से बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो डील कैंसिल। दूसरी तरफ माइक पेट्रोल पंप पहुंचकर पब्लिक टेलीफोन से अपनी वाइफ को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। ली बताती है कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। ली कहती है मुझे मालूम है कि तुमने कुछ नहीं किया है। माइक कहता है यह सारी बातें मैं तुम्हें फ़ोन पे नहीं बता सकता, क्योंकि माइक को मालूम है कि जरूर पुलिस उन दोनों की फ़ोन रिकॉर्डिंग सुन रही होगी। तभी माइक के पीछे 2 सड़क छाप गुंडे माइक को लूटने आ जाते हैं और इतने देर पे FBI वाले माइक की लाइव लोकेशन ढूंढ लेती है। माइक को वो गुंडे क्या लूटते, माइक उनकी ट्रक लूटकर वहां से भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाले तब तक वहां पहुंच चुके थे और वो माइक का पीछा करने लगते हैं। माइक ट्रक को जंगल की ओर मोड़ देता है, जहां माइक का हेलीकॉप्टर से भी पीछा किया जा रहा होता है। तभी माइक के वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। जब तक पुलिस माइक को पकड़ती, माइक जंगल पे भाग जाता है। पुलिस भी उनके पीछे भागती है।
पूरी रात बीत जाती है माइक को ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आता है। इधर दूसरी तरफ नए प्रेसिडेंट मार्टिन जेम्स डिसाइड करते हैं कि हमें मीडिया पे जाकर ये बता देना चाहिए कि रसिया के खुफिया एजेंसी ने ये अटैक करवाया है। बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट की बात का विरोध करते हैं कि अगर ये हमला रसिया ने नहीं करवाया होगा तो हमारे मुंह पे ही तमाचा पड़ेगा। प्रेसिडेंट मार्टिन कहता है मुंह पे तमाचा पहले ही पड़ गया है। दूसरी तरफ माइक अपने डैड से मिलने जाता है, जो जंग के बाद अपने परिवार को छोड़कर जंगल पर रहना शुरू कर दिया था। माइक अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने उसकी माँ और उसको अकेले छोड़ दिया था बचपन में। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट मार्टिन ने मीडिया के सामने आकर सबको बता दिया है कि प्रेसिडेंट के ऊपर हमला रसिया ने ही करवाया है और इसके लिए हमारे पास सबूत है। रसिया ने प्रेसिडेंट के खास आदमी माइक से यह काम करवाया था और हम इसका बदला रसिया से ज़रूर लेंगे। दूसरी तरफ वेड को मालूम पड़ गया है कि माइक कहाँ छुपा हुआ है। माइक को मारने के लिए वेड अपने आदमियों को भेज देता है। रात पे जब वेड के आदमी माइक को मारने के लिए पहुंचते हैं तो वो यह भूल जाता है कि माइक का बाप अभी जिंदा है और वो स्विच दबाता है और पूरे जंगल पे बॉम्ब फटना शुरू हो जाता है जहां माइक के पिता ने बॉम्ब बिछा रखा था। सभी आदमियों को मरने के बाद माइक वेड को कॉल करके कहता है कि तुझे मुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आऊँगा और मुझे मालूम है कि प्रेसिडेंट को मारने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। वेड कहता है जंग पे सब कुछ जायज़ है। माइक FBI वालों को उस जगह की लाइव लोकेशन भेज देता है जहां उसने वेड के आदमियों को मारा था। FBI जब पहुंचती है तो उन्हें दीवार पे लिखा हुआ दिखता है कि हम सेलियंट के लिए काम करते हैं। पुलिस वाले जब बॉडी की पहचान करने की कोशिश करते हैं उन्हें किसी की कोई जानकारी नहीं मिलती क्योंकि वो USA के नागरिक थे ही नहीं। पुलिस वाले सेलियंट की कंपनी जो वेड की है उसे वेरिफिकेशन करने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्बल कोमा से बाहर आ चुके हैं। इधर माइक अपने पिता से कहता है कि आगे का सफर मुझे अकेले ही तय करना पड़ेगा। इधर हमें मालूम पड़ता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्बल पे हमला करने वाला और कोई नहीं मार्टिन जेम्स है, जो प्रेजेंट पे USA का प्रेसिडेंट है। वो वेड से कहता है कि किसी भी हालत में माइक और ट्रम्बल को जान से मार दो, इसके बदले मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि जितने में तुम पाकिस्तान को 14 बार खरीद लोगे। दूसरी तरफ वेड के आदमी माइक के घर जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, यह बोलकर कि उसे माइक ने भेजा है। ली कहती है उसे कहीं नहीं जाना। वेड के आदमी ली को गन पॉइंट पर रखकर उसे वहां से ले जाने लगते हैं। तभी पीछे से माइक का बाप आकर दोनों को जान से मार देता है और अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैं माइक का बाप हूँ। ली पूछती है मैं कैसे भरोसा कर लूँ। माइक के पिता ली को वो सारी बातें बताते हैं जो माइक की पर्सनल बातें होती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को पूरी तरीके से होश आ जाता है जहाँ रेडिक बताता है कि हमले के पीछे माइक का हाथ है। प्रेसिडेंट कहता है वो ऐसा क्यों करेगा, उसी के वजह से तो मैं जिंदा हूँ। तभी प्रेसिडेंट को मालूम पड़ता है कि मार्टिन रसिया पे हमला करने वाला है। ट्रम्बल कहता है मार्टिन सठिया गया है, कॉल करो जल्दी उसे। दूसरी तरफ FBI वाले वेड की कंपनी सेलियंट को एनालाइज करने के लिए जाते हैं, लेकिन वेड FBI के उतरते ही सभी को गोली मार देता है। वेड अपने आदमियों से कहता है कि हमें अपना काम जल्दी खत्म करके देश छोड़कर भागना होगा क्योंकि हमारा भांडा फूट चुका है। दूसरी तरफ माइक प्रेसिडेंट गार्ड के सारे सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर प्रेसिडेंट के आदमी को गन पॉइंट पर रखकर प्रेसिडेंट के रूम के बाहर आ जाता है और सरेंडर कर देता है। प्रेसिडेंट माइक को अंदर आने के लिए कहता है। माइक कहता है कि वो इस बिल्डिंग पे सेफ नहीं है, हमें दूसरे जगह जाना होगा। रेडिक कहता है यहाँ पुलिस गार्ड भरे पड़े हैं। माइक कहता है वेड प्रेसिडेंट को मारना चाहता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। रेडिक कहता है आधे घंटे में स्पेशल फोर्स यहाँ पे आ जाएगी। माइक कहता है इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तभी हॉस्पिटल की मैनेजर माइक को बताती है कि पिछले 1 घंटे से सिस्टम क्रैश हो रहा है। माइक को समझ पे पड़ जाता है कि यह काम वेड का ही होगा जो हॉस्पिटल के सारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक से वेंटिलेटर से हाइड्रोजन निकलना शुरू हो जाता है। गैस कंट्रोलर कहता है कि किसी ने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है, बाहर से कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। माइक को समझ पे आ जाता है कि वेड पूरे हॉस्पिटल को ही उड़ाना चाहता है। माइक हॉस्पिटल पे इमरजेंसी चालू कर देता है और प्रेसिडेंट को लेकर हॉस्पिटल के पीछे से भागने लगता है, लेकिन वेड के आदमी आकर प्रेसिडेंट की गाड़ी के ऊपर अंधाधुन फायरिंग करने लगते हैं। रिटर्न पे सिक्योरिटी गार्ड भी फायरिंग करते हैं। मौके का फायदा उठाकर माइक प्रेसिडेंट को लेकर दूसरे बिल्डिंग पे घुस जाता है। प्रेसिडेंट को एक रूम के अंदर लॉक करके वेड के आदमियों से लड़ने लगता है। इधर वेड जो प्रेसिडेंट की तलाश कर रहा होता है लेकिन उसे प्रेसिडेंट नहीं मिलता है। दूसरी तरफ वेड का हैकर पूरे हॉस्पिटल को ही उड़ा देता है। दूसरी तरफ माइक जब वेड का पीछा कर रहा होता है, वेड माइक के ऊपर बॉम्ब फेंक देता है। वेड को लगता है कि माइक मर गया और वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी पीछे से माइक आकर हेलीकॉप्टर को ही उड़ा देता है और माइक और वेड के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। माइक वेड को जान से मार देता है। कहानी जाती है अगले दिन जब मार्टिन का भांडा फूट चुका है।
कि उसी ने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करवाया है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और मार्टिन जो रसिया पे हमला करने वाला था, प्रेसिडेंट उसे भी रोक लेता है और G20 समिट के बाद रसिया और यूएसए के रिश्ते पे और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। दूसरी तरफ माइक प्रेसिडेंट को अपना रिज़ाइन लेटर दे देता है ताकि वो अपने फैमिली को टाइम दे सके, लेकिन प्रेसिडेंट उसका सीधा प्रमोशन करके उसे डायरेक्टर बना देता है और माइक भी इसके लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ माइक अपने डैड को उनके साथ अपने घर पे रुकने के लिए कहता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।